डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, हम अपने 5वें अध्याय की बल और गति के आगे की कॉन्सेप्ट संवेग संरक्षण के नियम का आज अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन चीज़ों को समझेंगे। तो आज हम समझेंगे बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को ये आवेग संवेग प्रमेय भी कहलाती है। आवेग को हमने पढ़ लिया है, इसके आगे हम इसे करेंगे और संवेग संरक्षण के नियम को समझेंगे। इसके अंतर्गत एक कण निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम, एन कण निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के नियम का निगमन करेंगे। इन सारी कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि किसी भी वस्तु पर यदि कोई बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसको कहते हैं बल का आवेग, इम्पल्स। तो आवेग क्या होता है? आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल। यदि किसी वस्तु पर वेक्टर एफ बल डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो इन दोनों का गुणनफल आवेग कहलाता है, वेक्टर जे, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर इंटू डेल्टा टी। यूनिट इसका फोर्स इंटू टाइम है तो डाइन इंटू सेकेंड होगा CGS में। SI सिस्टम में न्यूटन इंटू सेकेंड और डायमेंशन फार्मूला MLT-1। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें आवेग संवेग प्रमेय को सिद्ध करना है। प्रमेय क्या कहती है? प्रश्न कैसा आएगा? सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। छोटा सा प्रश्न ये आएगा, संवेग का बल की आवेग की परिभाषा दीजिए और ये सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, न्यूटन के दूसरे नियम से ये प्रूफ हो जाता है। हमने मान लिया कि किसी वस्तु पर वेक्टर एफ बल डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। तो यदि डेल्टा वेक्टर एफ बल लगाया जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन कितना होता है? डेल्टा वेक्टर पी। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। K का मान 1 होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी संवेग परिवर्तन की दर है। तो F इजिकल टू क्या हो गया? डेल्टा। अब यहाँ प्रमेय ये कह रही है कि यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो F इंटू डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा पी के बराबर। F इंटू डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अभी हमने समझा ये बल का आवेग वेक्टर J कहलाता है। J क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यह हमारा समीकरण 2 हुआ, यानी इसकी जगह हम J लिख सकते हैं इस तरफ। तो वेक्टर J इक्वल्स टू आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से डेल्टा पी। वेक्टर J का मतलब बल का आवेग, डेल्टा वेक्टर P का मतलब संवेग में परिवर्तन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यह आवेग संवेग प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है और बहुत ही सिंपल ये है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमने इसको प्रूफ कर दिया। दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है, आवेग से। ये एक उदाहरण है। इस तरह से पूछा जाता है कि संवेग संरक्षण का या आवेग का उदाहरण दीजिए। तो आपने क्रिकेट का खेल, क्रिकेट आप लोग बहुत देखते हैं क्योंकि अमूमन सभी बच्चे क्रिकेट को लाइक करते हैं, खेलते भी हैं और क्रिकेट को देखते भी हैं। तो क्रिकेट में जब खिलाड़ी कैच लेता है तो आपने देखा होगा कि वो अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है। पीछे की तरफ खींच लेता है तो आसानी से वो कैच ले पाता है। इसका कारण क्या है? आवेग से संबंधित इसका कारण है। यदि हम बिल्कुल हाथ रोके हुए कैच लेंगे तो बॉल हाथ से निकल जाती है, कैच छूट जाता है क्योंकि हाथ में चोट लगती है। अब इसके कारण को पूरा क्लियर हम समझते हैं। अभी हमने पढ़ा बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, वेक्टर एफ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा वेक्टर पी। इसको हम न्यूटन के दूसरे नियम से पक्षांतर करके लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ इस समीकरण को आप देखिए, यदि इसको हम इंक्रीज करते हैं टाइम को इंक्रीज करेंगे तो संवेग परिवर्तन की पूरी दर कम हो जाएगी तो f का मान कम हो जाएगा। हम यूं कहें
कि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। यदि हम डेल्टा टी को बढ़ाते हैं तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो खिलाड़ी एक्चुअली में कर क्या रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है, बल लगने के समय को वो बढ़ा देता है, और समय को बढ़ा देता है तो बल का मान कम हो जाता है, यानी उसके हाथ को चोट कम लगती है। यदि डेल्टा टी का मान अधिक है तो एफ का मान क्या होगा, कम होगा। तो हाथ पीछे खींचने का मतलब ये है कि कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे खींचने से समयांतराल का मान बढ़ाता है, जिससे एफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे खिलाड़ी के हाथ में चोट कम लगती है और वह आसानी से कैच ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि पक्के फर्श पर कोई कांच की या चीनी मिट्टी का कप या कांच का कोई गिलास आपसे गिर जाए तो वो तुरंत टूट जाएगा, और यदि वही गिलास रेत पर गिरता है तो वो नहीं टूटता। कारण इसका ये है कि फर्श पर जब गिलास गिरता है तो फोर्स का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि समय अंतराल उस समय कम होता है, कोई चीज़ नीचे जाने के लिए नहीं है, तो वो फोर्स बढ़ जाता है, तो इसके कारण कांच का गिलास टूट जाता है। और जब हम रेत पर किसी चीज़ को गिराते हैं तो रेत में वो वस्तु अंदर तक धंस जाती है। रेत को जैसे ही टच करती है तो वो अंदर की ओर थोड़ी धंसती है, यानी बल लगने का समय अंतराल बढ़ता है। बल लगने का समय अंतराल बढ़ता है, जिसके कारण चोट कम लगती है, कम बल लगता है, इसलिए वो चीज़ रेत पर गिरने से टूटती नहीं है। सर्कस के खिलाड़ी नीचे जाली पे कूदते हैं, जाली पे इसलिए कूदते हैं कि वो उसमें धंस जाते हैं, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स का मान कम हो जाता है, इसलिए उनको चोट नहीं लगती। ये सब आवेग के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम की। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि किसी निकाय पर, किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होता है। कोई दो वस्तुएं हैं आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने के पहले का जितना संवेग होगा वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। शर्त यह है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। अब हम इसको अलग अलग कण निकाय के लिए सिद्ध करेंगे। एक कण निकाय के लिए ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही कण है, तो हमने न्यूटन के दूसरे नियम से पढ़ा F इजिकल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब यदि F का मान 0 है, बाह्य बल इस पर नहीं लग रहा, तो वेक्टर F क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, डेल्टा टी का तो 0 आएगा, तो डेल्टा पी इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब डेल्टा का मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं, कहीं भी ये डेल्टा लगे अब तो आप समझ गए हैं, 11th में आपको बताया जा चुका है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, वेग परिवर्तन तो डेल्टा भी, त्वरण में परिवर्तन तो डेल्टा ए, संवेग में परिवर्तन तो डेल्टा पी, बल में परिवर्तन तो डेल्टा एफ। तो डेल्टा परिवर्तन को शो करता है। तो यदि किसी चीज़ का परिवर्तन शून्य है, पहले का और बाद का बराबर, मतलब परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो परिवर्तन यदि 0 है, इसका मतलब है कि पहले जो था संवेग वही बाद में संवेग है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वेक्टर p इजिकल टू कॉन्स्टेंट। डेल्टा p यानी परिवर्तन 0 आ रहा है किसी चीज़ का, तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट है, वो चीज़ नियत है, तो p बराबर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, सामान्य रूप से एक कण निकाय के लिए। इसी को हम जनरलाइज कर देंगे n कणों के लिए। तो n कणों के लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए एक कोई सिस्टम है, एक कोई निकाय है जो n कणों से बना है, और इन कणों के रेखीय संवेग वेक्टर p1, वेक्टर p2, वेक्टर p3 एंड सो ऑन वेक्टर pn है। तो टोटल रेखीय संवेग इनके सम के बराबर होगा। तो वेक्टर p इजवल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर pn। अब वही का वही करेंगे, बाह्य बल यदि F लग रहा है सिस्टम पे, तो वेक्टर F इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब ये डेल्टा p, तो डेल्टा ए p का मान हम रख देंगे p1 प्लस p2 प्लस p3, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर F इजिकल टू डेल्टा, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ रख दिया, अपॉन डेल्टा t। अब शर्त क्या है कि बाह्य बल 0 हो, वेक्टर F क्या हो, 0 हो। तो इस समीकरण के इस पक्ष में F की वैल्यू क्या रखा जाएगी, 0 रखा जाएगी। तो ये वाला जो है
यहाँ गुणा करेंगे 0 में, तो ये जो पूरा है डेल्टा P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn, ये क्या आएगा 0। पूरे कणों के निकायों के संवेगों के परिवर्तनों का योग, ये क्या है 0 है, ये डेल्टा लगा है ना, तो कुल संवेग का परिवर्तन 0 है, तो मतलब कुल संवेग नियत है वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर Pn इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब हम न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के नियम को निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से संवेग संरक्षण का नियम आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हमने ये मान लिया कि दो गेंदें हैं A और B, जिनके द्रव्यमान ma और mb हैं। ये ua और ub वेग से गति कर रही हैं, जिसमें ua इज ग्रेटर देन ub, ua का मान ub से अधिक है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने का समय कितना है, स्मॉल t है। तो गेंद A जो है वो गेंद B पर जो बल लगाती है उसका नाम हमने दे दिया FAB। ये क्या दे दिया, FAB। और गेंद B गेंद A पर जो बल लगाती है उसका नाम दे दिया FBA। टकराने के बाद गेंद A का वेग क्या हो जाता है, ये टकराने से पहले की स्थिति है। टकराने के बाद गेंद A का वेग VA है और गेंद B का वेग VB है। टकराने के बाद दोनों सरल रेखा में ही चलती हैं और एक का वेलोसिटी VA है और दूसरे का वेलोसिटी VB है। ये हमने सपोज कर लिया। ये टकराने के बाद की स्थिति है। अब हमने अभी संवेग संरक्षण में पढ़ा कि टकराने के पहले का संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। ये संवेग संरक्षण का नियम है। तो सबसे पहले हम गेंद A का संवेग निकालें। संवेग हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो गेंद A का द्रव्यमान क्या है, ये दिख रहा है ma, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, ua है, u सफिक्स a है। तो इसका प्रारंभिक पहला गेंद का संवेग होगा टकराने से पहले ma ua, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे। टकराने के बाद गेंद A का संवेग क्या होगा, ma और va इंटू va, क्योंकि va इसका टकराने के बाद का वेग है। अब टकराने के पहले B का क्या निकलेगा, mb ub, द्रव्यमान गुणित वेग, और टकराने के बाद B का संवेग क्या निकलेगा, mb vb, क्योंकि इसका वेग vb है। ये हमने निकाल लिया। अब टकराने के समय गेंद A के संवेग में परिवर्तन की दर, देखिए दर मैंने आपको बताया बटे समय होती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो हम वेग परिवर्तन में समय का भाग देते हैं। तो दर निकालना है तो बटे समय करना है। परिवर्तन निकालना है तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाना है। किसी भी चीज का आप परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। तो हमें निकालना है टकराने के समय गेंद A के संवेग में परिवर्तन की दर। तो हम क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन हमने निकाला टकराने के पहले। तो देखिए MAVA ये अंतिम संवेग है किसका, टकराने के बाद गेंद A का MAVA, और ये टकराने के पहले का है MAUA। इसमें से इसको घटा दिया और समय का भाग दे दिया, ये संवेग परिवर्तन की दर आ गई गेंद A की। और अब इसी तरह से इस MA को हम दोनों में दिख रहा है तो MA को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा VA माइनस UA और नीचे T आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है न्यूटन के दूसरे नियम में कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, F = ma, जिससे हमने निकाला था समानुपाती होती है और k का मान 1 होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर ये है। अब A द्वारा B पर जो आरोपित बल है वो हमने क्या माना है, FAB माना है, यही माना है। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर है MAVA माइनस UA, ये FAB के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे का हम निकालेंगे तो वो ये आएगा, MB VB में से MB UB हम घटाएंगे और इसी तरह से बिल्कुल इस तरह से करेंगे और MB को कॉमन ले लेंगे। तो VB माइनस UB अपॉन T आ जाएगा। ये B द्वारा A पर लगाया गया
बल है। तो ये आरोपित बल के बराबर होगी। अब न्यूटन का तीसरा नियम यहां आता है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। इसका मतलब होता है क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, और विपरीत बल के लिए हम ऋणात्मक लगाएंगे। तो क्रिया बल क्या है? FAB। प्रतिक्रिया बल क्या है? FBA। तो FAB माइनस FBA के बराबर होगा। गेंद A द्वारा B पर लगाया गया बल FAB और गेंद B द्वारा A पर लगाया गया बल FBA, ये ऋण होगा क्योंकि ये बल बराबर और विपरीत होते हैं। विपरीत के लिए इसमें क्या आया? ऋण आया। हम दोनों की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो हमने अब तक ये किया है कि FAB और FBA हमने निकाल लिया। न्यूटन के तीसरे नियम से आप देखिए, गेंद A द्वारा B पर लगाया गया बल बराबर माइनस गेंद B द्वारा A पर लगाया गया बल। ये वैल्यूज आप यहां रख दीजिए। FBA बराबर माइनस FBA, FAB बराबर माइनस FBA। तो ये FAB की वैल्यू MAVA माइनस UA अपॉन T, ये FBA की वैल्यू MBVB माइनस UB अपॉन T, ये आ गया। अब इस T से इस T को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास, और ये ब्रैकेट को खोल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा MAVA माइनस MAUA, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस MBVB, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस MBUB, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? ये जो है माइनस का, इसको यहां पक्षांतर कर दें, और ये जो माइनस का है उसका यहां पक्षांतर कर दें। यानी इसको हम यहां ले जाएं और इस वाले को यहां ले जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। अब देखिए आप, ये आ गया MAUA, ये वाला जो टर्म है हमने इस तरफ लिख लिया और ये वाला टर्म इस तरफ लिख लिया। MAUA प्लस MBUB बराबर MAUA प्लस MBVB। यहां भी दिख रहा है आपको, ये अंतिम वेग था। यहां इस तरफ दोनों में UA और UB दिख रहा है, ये प्रारंभिक था। तो ये जो संवेग है ये प्रारंभिक संवेग है, और ये जो संवेग है कुल संवेग, ये अंतिम संवेग है। ये A का संवेग है प्रारंभिक संवेग, ये B का प्रारंभिक संवेग है। तो कुल संवेग इन दोनों का योग, ये अंतिम संवेग है टकराने के बाद का A का, और ये अंतिम संवेग है टकराने के बाद B का। तो दोनों के योगफल बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। ये हमारा व्यंजक है संवेग संरक्षण का नियम का, उसकी गणितीय व्याख्या है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यह संवेग संरक्षण का नियम है। इसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। हेलो दोस्तों, आज भी हम गति के नियम अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम गति के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण पढ़े थे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसी कण की साम्यावस्था के बारे में, और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल जानेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, किसी कण की साम्यावस्था के बारे में। साम्यावस्था को हम संतुलन भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कुल बल का मान शून्य है तो वस्तु की इस स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, लेकिन वो इस प्रकार से कार्यरत हों कि वो एक दूसरे को निरस्त कर दे और वस्तु पर कुल बल का मान शून्य हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई तीन संगामी बल है, F1, F2 और F3। साम्यावस्था के परिभाषा से हम जान चुके हैं कि साम्यावस्था में होने के लिए किसी वस्तु पर कुल बल का मान शून्य होता है। इस अनुसार साम्यावस्था के लिए इन तीनों बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। इस प्रकार F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर शून्य होगा।
इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। आइए जानते हैं साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं। साम्यावस्था 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था, उसके बाद अस्थायी साम्यावस्था और उसके बाद उदासीन साम्यावस्था। अब हम तीनों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। अस्थायी साम्यावस्था किसे कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी वस्तु को इसकी साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और वस्तु पर लगने वाला बल इसे पुनः वापस इसकी साम्यावस्था में ले आता है, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की ऊर्जा न्यूनतम होती है। आइए जानते हैं अस्थायी साम्यावस्था के बारे में। अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड की इसकी साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और वस्तु पुनः साम्यावस्था बिंदु पर न आकर इससे दूर जाने का प्रयास करे, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में पिंड की या वस्तु की ऊर्जा अधिकतम होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं उदासीन साम्यावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड को इसकी साम्यावस्था से विस्थापित किया जाए और वस्तु पर नई स्थिति पर भी किसी प्रकार का कोई बल कार्य न करे, अर्थात वस्तु नई स्थिति पर भी संतुलित अवस्था में रहे, वस्तु की ऐसी अवस्था को उदासीन साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात समान बनी रहती है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि वस्तु को विस्थापित करने पर यह न तो मूल अवस्था में आता है और न इससे दूर जाता है, यह अपनी नई अवस्था में बना रहता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय, यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वव्यापक है। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल हैं, जैसे कमानी बल, चित्र में देख रहे हैं, घर्षण बल, तनाव बल इत्यादि। तो आइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जिसका नाम है कमानी बल, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। कमानी बल कमानी के संपीड़न और विस्तारण का विरोध करता है। यह बल सिर्फ कमानी के विस्थापन पर निर्भर है। दोस्तों, कमानी बल का फॉर्मूला होगा F बराबर -kx। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें, जहां k कमानी स्थिरांक है, जो कमानी का एक गुण है, और x विस्थापन है। बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, इसलिए -x फॉर्मूला में लगा हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तनाव के बारे में। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। तनाव का तात्पर्य उस बल से है जो किसी रस्सी के सिरों पर लगाए गए बल के कारण रस्सी में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए चित्र को देखिए। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। आइए घर्षण का परिभाषा जानते हैं। जब दो वस्तुएं
आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, उसका परिभाषा जानते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है फिर भी वस्तु गति नहीं करती है तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के लिए चित्र से समझते हैं। याद रखें कि यदि बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए और जब तक वस्तु गति शुरू नहीं कर दे तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं गतिज घर्षण के बारे में। गतिज घर्षण को इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसके सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण बल कार्य कहते हैं। आइए इसे चित्र से समझते हैं। गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं लोटनिक घर्षण बल के बारे में। इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान फिसलन घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। घर्षण बल से लाभ और हानि। दोस्तों, घर्षण बल से लाभ यह है कि हम घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर बिना फिसले चल सकते हैं। सभी वाहनों में ब्रेक घर्षण बल के कारण ही लगता है। घर्षण बल से हानि यह है कि घर्षण के कारण ही मशीनों में ऊर्जा के कुछ भाग की हानि और मशीनों में टूट फूट होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम किसी कण की साम्यावस्था के बारे में जाना और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तुल मतलब वृत्तीय गति को पढ़ेंगे और उसके बाद यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना जानेंगे। तो बच्चों, आज आपने जो पढ़ा उसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, वो आपको करना है। पहला, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। जो आपने न्यूटन के तीसरे नियम से निकाला है वही है। एन कण निकाय के लिए संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। संवेग संरक्षण के नियम को न्यूटन के तृतीय नियम से निगमित कीजिए। ये भी वही प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अब आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में तैयारी करिएगा, अध्ययन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।